अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, क्या आपको रोपिंग इफेक्ट या फिर उसकी प्रॉब्लम का सामना है? अगर आप रोपिंग इफेक्ट की वजह से परेशान हैं और आपको उसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा है तो यकीनन आप सही वीडियो पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम रोपिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये क्यों आता है, इसको कैसे कंट्रोल या फिर मिनिमाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है रोपिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको अपने लाइफ में अगर आप गारमेंट सेक्टर यानी अपैरल सेक्टर में, जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह तैयार की जाती हैं, वहां पर आपको रोपिंग इफेक्ट के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा अक्सर ही। लेकिन आज हम इस वीडियो में इन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए या इसको मिनिमाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके पास 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप जज कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोपिंग इफेक्ट किसको कहते हैं। दोस्तों, रोपिंग इफेक्ट उन दो सिलाइयों के दरमियान आने वाले इफेक्ट को कहते हैं जो कि बबल नुमा या फिर रस्सी की बल की तरह आपको टेढ़े नज़र आ रहे होते हैं। ये ज़्यादातर आपको वॉशिंग के बाद विजिबल होते हैं। वॉशिंग से पहले, बिफोर वॉश भी आप इसको जज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि फैब्रिक जो है वो डार्कर शेड में होता है तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन जिसकी नज़र होती है, जिसको वॉशिंग का पता होता है, तो वो आसानी बता सकता है कि इसमें जो दो सिलाइयों के दरमियान में वेवीनेस आ गई है या बबल आ गया है या फिर रोपिंग आ गई है, तो वो आपको पहले से आगाह कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मशीन की सेटिंग, ऑपरेटर की हैंडलिंग और थ्रेड की टेंशन को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मशीन की जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसे कैसे हल किया जाता है। दोस्तों, जब भी आपने कोई ऑपरेशन लगाना है इनसीम का, योक का या फिर सीट का, तो क्वालिटी चेकर को चाहिए और प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंचार्ज को चाहिए कि मिलकर उस एरिया की मेजरमेंट को आप क्रॉस चेक करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टिच से पहले इसकी मेजरमेंट क्या थी। जब आप योक, सीट या फिर इनसीम से फीडो फोल्डर या फिर सेफ्टी से गुजारते हैं तो आपको पता चलता है कि इस मशीन ने कितना पीस लोंगेट किया है। अगर आपका वही ऑपरेशन या वो पीस जो है जो आपने उस ऑपरेशन पर लगाना है, तो अगर वो 1/2 सेंटीमीटर यानी 5 mm सिर्फ प्लस हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 0 हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लोंगेट कर जाए तो आप समझ जाएं कि वो मशीन की प्रॉब्लम है, तो आपको उसे बेहतर करवाना होगा मशीन मैकेनिक से। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि फीडो फोल्डर में आप इन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। फीडो फोल्डर वाला ऑपरेटर जो है, आपको पहचानना होगा कि आपका जो ऑपरेटर है वो फर्स्ट स्किल का होना चाहिए, यानी हाई स्किल ऑपरेटर होना चाहिए जो कि फीडो की हैंडलिंग को समझता हो। दोस्तों, जब भी फीडो फोल्डर से आप उसकी इनसीम या फिर बैक राइज और योक को उस फोल्डर से निकालते हैं, तो आपका ऑपरेटर अगर उसको ट्विस्ट करेगा यानी पीस को ऊपर वाले को या नीचे वाले को ज़्यादा खींचेगा, अनबैलेंस करेगा, क्योंकि जब वो उसको खींचेगा तो उसके अंदर टेढ़ापन आएगा, फैब्रिक टेढ़ा हो जाएगा। तो वो जो 2 सिलाइयों के अंदर टेढ़ापन रह जाएगा फैब्रिक का मिस हैंडलिंग की वजह से, तो वो रोपिंग इफेक्ट की वजह बनता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप सेफ्टी के बाद फीडर टॉप की बात करें तो वहाँ पर ऑपरेटर की हैंडलिंग की प्रॉब्लम कैसे जज की जा सकती है। दोस्तों, वैसे ही जैसा कि फीडो फोल्डर पे मैंने बताया कि किसी एक पैनल को ज़्यादा तो नहीं खींच रहा, लेकिन क्योंकि अब सेफ्टी लग चुकी है, पीस अटैच हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ फीडो टॉप स्टिच लगनी है, तो यहाँ पर कैसे जज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत आसान है कि सेफ्टी के बाद उसने 2 पैनल्स को आपस में बैलेंस रखना होता है, यानी वो एक तरह से पीस को उसके अंदर इंसर्ट करेगा और उसी तरीके से उसको मेक करके बाहर निकालेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसकी हैंडलिंग जो हाथ की है वो आगे पीछे, यानी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ कि यहाँ ये हाथ आगे जा रहा है या ये हाथ आगे जा रहा है, 2 हाथ उसके बैलेंस नहीं है, तो जब वो पीस लगा रहा होगा तो क्या होगा कि आपका जो अनबैलेंस हो रहा होगा वो
आपकी वेवीनेस का या फिर रोपिंग इफेक्ट का बायस बनेगा। तो आपको ऑपरेटर की हैंडलिंग पर भी फोकस करना होगा, गौर करना होगा, ताकि वॉशिंग के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि थ्रेड की जो टेंशन्स होती हैं उसको आप क्यों बेहतर रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप थ्रेड की टेंशन्स को ज़्यादा टाइट रखेंगे तो बिफोर वॉश आपको फील नहीं हो रहा होगा कि इसके बाद में रिजल्ट्स क्या आएंगे। दोस्तों होता ही है कि जब भी आपका स्ट्रेच गारमेंट श्रिंक होता है तो उसमें विड्थ में श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप उसकी टेंशन को ऑलरेडी टाइट कर देंगे तो वॉशिंग के बाद वो मज़ीद जब श्रिंक होगा तो और टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉशिंग के बाद जब आप देखेंगे तो उसमें रोपिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप उसको खींचेंगे तो आपकी ब्रोकन स्टिच भी बन सकती है, शेप भी आउट हो सकती है। उसके अलावा आप उसको अगर प्रेस से बार बार करेंगे तो वहाँ पर शाइन इफेक्ट भी आ सकते हैं, शाइन मार्क भी आ सकते हैं। उसके लिए फिर टेफलॉन फुट और बहुत ही एहतियाती तदाबीर का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों से अगर आप बच जाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों ये कॉमन सी जो प्रॉब्लम है जो हर जगह पर आ सकती है, उनमें से जो ख़ास जगह हैं जहाँ पर ये लाजमन चीज़ की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी वो है बैक राइज, जहाँ पर फोल्डर लग रहा हो और वहाँ पर उसको जॉइंट मैच करना हो योक का, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा जब यही बैक राइजर आप लगा रहे होंगे तो नीचे से जहाँ पर कर्वी शेप होती है, बैक राइजर की शेप होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा इन सीम पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सीम पर आप फोल्डर लगाएं या सेफ्टी लगाएं। यहाँ पर एक टिप है दोस्तों कि यहाँ पर आपने जो नोचेस लगे होते हैं इन सीम के, वहाँ पर आपने अटैचमेंट से पहले ट्रेसिंग यानी मार्किंग करवा देनी है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका सेफ्टी वाला ऑपरेटर उस ऑपरेशन को लगाएगा तो अक्सर नोचेस जो है वो ट्रिम हो जाया करते हैं, उसकी छांटी उतर जाती है, तो आपको बाद में जज नहीं आप कर पाते हैं कि इसके जो नोचेस हैं वो मैच हुए हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपका जो फीडो फोल्डर वाला ऑपरेटर है वो भी अगर उन नोचेस को सही से मैच नहीं करेगा तो ख़ास तौर पर फीडो फोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, रोपिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम भी उसी वजह से आ सकती है कि वो उस नोच को फॉलो नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर भी जब आप मार्क करवा देंगे यानी उसकी मार्किंग करवा देंगे तो क्या होगा कि जब वो फीडो फोल्डर के ज़रिए उस ऑपरेशन को मेक करेगा इन सीम को, तो जब मेक होकर पीस बाहर आएगा तो उसको आप जज करेंगे, चेक करेंगे। तो अगर तो आपके वो दोनों निशान आपस में मैच कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके जो नोचेस हैं वो मैच हुए हैं, फॉलो हुए हैं। और अगर आप उस पर निशान नहीं लगाते हैं, मार्किंग नहीं करवाते हैं उन नोचेस पर, तो फीडो फोल्डर के अंदर वो फोल्ड हो जाएंगे नोचेस, और जब तक आप दोबारा से पीस को ओपन करके नहीं देखेंगे तब तक आपको नोच आउट की प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों एहतियाती तदाबीर ये है कि आपको ये निशान ज़रूर लगवाना है। इन निशान को लगवाने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इसको इन सीम और आउट सीम दोनों पर अप्लाई करवाएंगे, इससे आपकी ट्विस्टेड लेग और इन सीम में अगर 2 सिलाइयाँ हैं या आउट सीम में 2 स्टिचेस हैं तो उसके दरमियान में रोपिंग इफेक्ट या फिर फुलनेस या वेवीनेस उसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहाँ पे जाकर मेरी किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।